खास तौर से ये कार्यक्रम जय किसान चला रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुभाष जी, आप ये आपने सुना कि यहां पर कि साफ तौर पर यहां पर कहा गया है, अजय सिंह राहुल ने भी कहा कि इससे आप मान लीजिए कि राजनीतिक भी है, लेकिन इस बार किसानों को लेकर जो आर पार की लड़ाई कांग्रेस करी वो उसे अपने मुकाम तक पहुंचाएगी। तो क्या वास्तव में ईमानदारी के साथ कांग्रेस जुटी है या फिर सीधे सीधे कहें कि विधानसभा चुनाव की तैयारी ही चल रही कांग्रेस की? देखिए, इसमें दोनों ही बातें हैं, क्योंकि खासकर मध्य प्रदेश में किसानों का अच्छा खासा प्रभाव है और कांग्रेस के लिए किसान आंदोलन के साथ साथ एक अच्छा खासा विधानसभा के लिए आगामी 2018 के चुनाव उसके लिए एक मुद्दा भी मिल गया है। तो यहाँ पर कांग्रेस को दोहरा फायदा है। एक तो ये कि उसको किसानों का समर्थन मिल गया है और दूसरा मुद्दा मिल गया है जिस मुद्दे को लेकर के वो 2018 में चुनाव में अपने लिए वोट देने जाएगी। और उनकी रणनीति भी ये है कि 2018 में भाजपा की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकना और एकजुटता का परिचय देते हुए 2018 में कांग्रेस शासन की वापसी को लेकर के वो एकजुट हो रहे हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से देखा जाए तो चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे मोहन प्रकाश हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे अजय सिंह हो, अपने अपने गुट को छोड़ करके और सभी एक मंच पर आ रहे हैं। और सुरेश पचौरी जैसे जो कद्दावर नेता है वो भी इन सब लोगों के साथ में तो अभी तक आए और उन्होंने प्रयास ये इनके जारी हैं कि 2018 में हर हाल में कांग्रेस शासन की वापसी हो। मतलब कुल मिलाकर यह कि किसानों के मुद्दे को वो बहुत आगे ले जाएं या ना ले जाएं, लेकिन कांग्रेस का जो अपना मुद्दा है वो सुलझ गया, ऐसा आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि किसानों के साथ साथ जो बिखरी हुई कांग्रेस थी वो एकजुट हो गई है और इसका फायदा कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कांग्रेस को 2018 के चुनाव में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए। एक बड़ी और अहम खबर, किसान स्वाभिमान यात्रा चुरहट पहुंची है। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता यहां पहुंचे। मोहन प्रकाश जो कि प्रभारी मध्य प्रदेश के वो वहां पहुंचे थे, अजय सिंह राहुल नेता प्रतिपक्ष है वो वहां पहुंचे थे, उसके साथ अरुण यादव भी वहां मौजूद थे और सभी कांग्रेसियों के साथ ही किसान के नेता भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने मिलकर शिवराज सिंह सरकार की जमकर खिंचाई की है और कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की कि जो मांगे माने जाने का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया था वो पूरा किया जाए। तो किसानों को लेकर सियासत काफी तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में भी कुछ ऐसा नजर आ रहा है। हरियाणा में किसानों को लेकर सियासत काफी तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस के बाद अब इंडियन नेशनल लोकदल भी यहां पर किसानों के समर्थन में आंदोलन करने जा रही है। एक और बड़ी खबर, इस वक्त हरियाणा से 25 सितंबर तक चलेगा इंडियन नेशनल लोकदल का यह किसान जन जागरण जो नाम दिया गया है। 25 सितंबर को दरअसल स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जाएगी और तब तक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किसान पंचायत जो है वो कराई जा रही थी और अब इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से भी इस आंदोलन में कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने की, अपनी जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी अहम खबर हरियाणा से भी किसानों से जुड़ी हुई। और जेबी शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जेबी शर्मा जी, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट के तौर पर हरियाणा में किसानों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा, सियासत की जा रही है। हाँ। वास्तव में इंडियन नेशनल लोकदल क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस किसान पंचायत के जवाब में यह जन जागरण चला रही है या वास्तव में थोड़ी गंभीर नजर आ रही है इस बार में? देखिए, इसको दबाव का तो खैर क्या कहा जाए वो अलग बात है, लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने भी 1987-82 में किसानों के हित में काम किया था और गरीबों के और किसानों के कर्ज माफ हुए थे। लेकिन वो दौर और इस दौर में काफी अंतर है। अब किसानों के हित की बात तो करनी चाहिए ना। जो आप ये देखिए कि किसान 80% किसान जो हरियाणा के हैं वो आज भी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। अब अभय चौटाला जी तो उस यूपी का जिक्र करके कहते हैं कि उनके 2 करोड़ 15 लाख जो किसान हैं उनको वर्तमान सरकार ने जो छूट दी है कि 1 लाख तक के कर्ज उनके फसलों के माफ कर दिए जाएंगे वगैरह वगैरह, एक बहुत लंबी लिस्ट है इस चीज की। अब उसकी तुलना में ये कह रहे हैं कि यहाँ भी होना चाहिए। और ये जो अभी किसान पंचायत और इस आंदोलन को ये छेड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई मुझे विशेष अंतर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो क्यों चुप बैठे? अगर कांग्रेस कर रही है तो जो मुख्य विपक्षी दल है वो क्यों चुप बैठे? अच्छा, रूपरेखा क्या होगी इनके जन जागरण जो आंदोलन की, किसान जन जागरण आंदोलन की, क्या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी कुछ नहीं ऐसा कह सकते, लेकिन एक रूपरेखा बड़ी स्पष्ट है। वो रूपरेखा ही मानी जाएगी जो किसानों के हित में कोई काम करेगा तो, वरना ये नारेबाजी, झंडे उठा के खड़े हो जाना, ये करना, इससे कोई किसान का लाभ होगा मैं नहीं समझता। किसानों के लाभ के लिए धरातल की सच्चाई, जैसे अब अगर
प्रोफेसर उनका जो हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें फसलों की लागत का 50% मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिला? 2004 से वो चल रही है ये बात, जो बना था, ये कमीशन बना था 2004 में बन गया था, आज 2018 आने वाला है। बिल्कुल 14 साल बीत गए, सरकारें इनकी भी आई, सरकारें कांग्रेस की भी आई, क्यों नहीं लागू हुआ? बिल्कुल, ये तो सवाल वास्तव में बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा जयवीर शर्मा जी, जानना चाहेंगे आपसे यहाँ पर कि अभी इलेक्शन में देरी है, तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये आंदोलन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा क्या लग रहा है कि जमीन जो खोते जा रहे इंडियन नेशनल लोकदल तमाम उन घोटालों से जुड़े मामलों को लेकर, उसके जवाब में ये कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो सच्चाई है ना इस टाइम, राजनीतिक जो कंडीशन हरियाणा की है विशेषकर, अगर हम इस पे गौर करते हैं ना, तो वो एक नाजुक सी बन गई है। वर्तमान सरकार, बीजेपी जो सरकार है, ये कहीं इसका जो रोल है अभी लेथार्जिक है, थोड़ा सुस्त है, और कांग्रेस की भूमिका भी उतनी ही, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरह से आप भूपेंद्र सिंह पर वो केस चल रहे हैं या दूसरे तीसरे, तो अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोई बहुत बड़ी जमीन इनको हासिल होने वाली है, मैं नहीं समझता इस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगभूषण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप नजर बनाए रखें और किसानों से जुड़ी कोई भी खबर हो उसको आप प्रमुखता के साथ उठाइए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है कि किसानों के समस्याओं को हम हमेशा प्राइम टाइम में जगह दें, प्राइम टाइम में मौका दें, और एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा सामाजिक मुद्दा हमेशा ये बना रहना चाहिए, क्योंकि किसान नहीं तो हम नहीं। आगे बढ़ते और बात करते एक ऐसी खबर की जो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देने वाली हो सकती है। दरअसल फरीदकोट में कल से परेशान एक किसान ने खुदकुशी कर ली है। सरहिंद फीडर में कूदकर किसान ने खुदकुशी की है। मृतक किसान पर बताया जा रहा है कि 22 लाख रुपए का कर्ज था, और मृतक किसान गांव खिलरिया का पहले सरपंच भी रह चुका है। बता दें आपको, एक फरीदकोट में एक और किसान की तरफ से सरहिंद फीडर नहर में कूदकर खुदकुशी करने का यह मामला सामने आया है। सुबेग सिंह जो अपने गांव खलचिया जिला फरीदकोट में सरपंच रह चुका था, उसने खुदकुशी कर ली है, और इसमें बताया जा रहा है कि 22 लाख रुपए का कर्ज था। तो एक मामला पंजाब से आया है। साहब का सरपंच एक किसान ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ 20-22 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੋਟਸ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਇਹ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਖਿਲਸੀਆਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰੀਬ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਨੇ ਕਰੀਬ 5:30 ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਚੋਂ, ਭੋਲੋਲਾ ਹੈਡ ਤੋਂ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਟਰੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਉੱਥੇ ਪਈ, ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਲਾਸ਼। तो एक मामला है फरीदकोट से। फरीदकोट में एक और किसान की तरफ से सरहिंद फीडर नहर में कूदकर खुदकुशी की गई है। यह मामला सामने आया है। सुबेग सिंह जो अपने गांव खलचिया जिला फरीदकोट में सरपंच भी रह चुका था, उसके ऊपर 22 लाख का कर्ज था, और उसने सरहिंद फीडर में फरीदकोट में अपने परिवार के साथ वो रह रहा था, जिसने बीती शाम अपने घर से थोड़ी दूर से गुजरती सरहिंद फीडर नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली। सुबेग सिंह पर बैंकों का 22 लाख का कर्ज बताया जा रहा है, और वसूली के लिए लगातार उस पर दबाव बन रहा था, और अब इसी मामले में उस दबाव को नहीं झेल पाने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता शरणजीत कौर से। शरणजीत, ये अपने आप में काफी दुख देने वाला और विचलित करने वाला मामला है। प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ कहा जा रहा है? जी सर, दुख का मामला तो बहुत आ रहा है, क्योंकि दिन ब दिन जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्जे से राहत पाने के लिए गवर्नमेंट ने अच्छे बात तो की है कि कर्जा वो अपने सिर लेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है, और नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से पंजाब के किसानों में रोष पाया जा रहा है, और आए दिन कोई न कोई किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। ये बात हम कर रहे हैं सुबेग सिंह नाम के किसान की, जो कि सुंदरनगर फरीदकोट में रहने वाला है। उसके ऊपर 22 लाख का कर्जा था, जिसके दबे होने के कारण उन्होंने खुदकुशी करनी है। शरणजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों पंजाब सरकार की तरफ से कर्ज माफी का ऐलान किया गया था, क्या उन कर्ज माफी के उस फैसले का फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है, या फिर वो राहत महसूस नहीं कर रहे हैं?
और इसीलिए लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जी सर, राहत तो अभी तक नहीं मिल पा रही उनको, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से, जो सरकार की ओर से देरी हुई है, उसकी वजह से लोगों ने अपनी आत्महत्या करनी शुरू कर दी है। क्या किसी तरह के मुआवजे या राहत की का ऐलान किया गया है इस किसान परिवार के लिए? जी सर, अभी तक तो परिवार के परिजनों से ये मांग की जाए उनको मुआवजा दिया जाए और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। परिवार वाले और क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? जी, वो यही बात कह रही हैं कि वो काफी जो नाम के किसान थे, वो 22 लाख के कर्जे में दब चुके थे और काफी दिनों से परेशान चल रहे थे और घर का भी गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। इसी वजह से आकर दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली है और सरहदी फीडर नहर में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया शरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो एक बड़ी और अहम खबर फरीदकोट से, जहां पर कर्ज से परेशान किसान ने खुदकुशी कर ली। सरिंद फीडर नहर में कूदकर किसान ने अपनी जान दे दी और इस पर 22 लाख रुपए का कर्ज था और उसी कर्ज के वापसी के लिए बैंकों की तरफ से लगातार दबाव बना जा रहा था और इसी दबाव को नहीं झेल पाने या फिर पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाने की वजह से किसान ने खुदकुशी कर ली। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुछ ऐसी खबरों की जो कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ी तो हैं, लेकिन वो किसानों को अच्छाई खबर के लिए है। दरअसल रतनपुरा ब्लॉक में मऊ में किसानों की तरफ से एक ऐसा कमाल किया गया है जो अपने आप में चौंकाने वाला भी है और कहीं ना कहीं जज्बे को सलाम करने का मन करता है ऐसे किसानों को, जो कि सरकार या प्रशासन पर किसी भी तरह से निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि जब वो ठान लेते हैं, चाह लेते हैं कि उन्हें खुद अपने लिए अपनी लिए सहायता लेनी है, तो उसके बाद सभी मिल एकजुट कर उन्होंने यहां पर एक 9 किलोमीटर लंबे कैनाल की खुदाई कर दी और इसमें अब आसानी से पानी निकल सकता है, क्योंकि इस नहर के बंद होने के बाद से उनके खेतों में लगातार पानी जमा रहता था और उन्हें खेती करने में काफी दिक्कतें आती थी। तो सलाम ऐसे किसानों को। इस रिपोर्ट को देखते हैं, आपको भी लगेगा कि किसानों को अगर कुछ मिल जाए, बहुत छोटी छोटी बातें मिल जाए, तो फिर वो आसानी से अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। देश के पूर्व पीएम स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा ऐसे ही नहीं दिया था। उन्होंने काफी सोच समझकर किसानों को सेना से जोड़ा था। क्यों सीमा पर तैनात जवानों के लिए कोई भी मिशन नामुमकिन नहीं लगता और वो अपने मिशन को बखूबी अंजाम भी देते हैं। ठीक इसी तरह देश के अंदर भी किसानों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। किसान एक बार जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, चाहे उन्हें किसी की मदद मिले या फिर ना मिले। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के किसानों ने अपनी खेती को बचाने के लिए बिना किसी की मदद लिए खोद डाली है 5 किलोमीटर लंबी नहर। मऊ जिले के रतनपुरा ब्लॉक में इटौरा और गाढ़ा झील है। बारिश के मौसम में झील का पानी बढ़ने से करीब 20 गांव के किसानों के खेतों में लगी फसल बर्बाद हो जाती थी और इतना ही नहीं, खेत में पानी लगने के कारण अगली फसल की बुआई में देरी होने के कारण किसान हर वर्ष लाखों रुपए का नुकसान भी उठाते थे। इटौरा और गाढ़ा झील का पानी निकालने के लिए सरकार ने दशकों पहले 9 किलोमीटर लंबा नहर बनाया था, लेकिन नहर की साफ सफाई न होने के कारण नहर खेत के बराबर समतल हो गया, जिसके कारण झील का पानी पूरे इलाके में फैल जाता था। खेतों में लगी हुई फसल डूब जाती थी। इस समस्या के समाधान के लिए किसान जाएं तो जाएं कहां। इलाके के सांसद मुख्तार अंसारी जेल में हैं और स्थानीय विधायक चुनाव जीतने के बाद कभी क्षेत्र आए ही नहीं। फिर क्या था, किसानों ने खुद ही लाखों रुपए चंदा उठाकर नहर की खुदाई कर दी। ये नहर करीब 9 किलोमीटर लंबा है और किसानों ने 5 किलोमीटर नहर की खुदाई कर डाली है और फिलहाल नहर में बारिश का पानी जमा होने के कारण नहर की खुदाई को रोक दिया गया है। बाकी के बचे 4 किलोमीटर नहर की खुदाई के लिए भी किसानों ने कमर कस ली। हालांकि किसान चाहते हैं कि नहर की आगे खुदाई यूपी सरकार करवाए। किसानों के हौसले और साहसिक कदम ने करीब हजारों हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन को डूबने से बचा लिया है और आज इनके खेतों में फसलें लहलहा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। तो बहुत ही अच्छी खबर है ये किसानों से, उनकी एकता की, उनके कैसे वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इन किसानों ने नहर को खोद दिया। किन किसानों ने मिलकर इस नहर को खोदा है, जरा उनसे भी सुन लेते हैं कि कैसे वो तैयारी उन्होंने की इस पूरे नहर को खोदने के लिए। सुनते हैं उनकी जुबानी। अगली साल धान पूरा डूब गया पानी की वजह से और 20
जनवरी तक जो है जाकर खेत बोने लायक हुआ। 30 जनवरी तक बुआई हुई। नतीजा ये निकला कि पूरी फसल जो है उसकी भर्ती भी नहीं आई जितनी भर्ती दिया गया। सब लोग उब गए, परेशान थे। यहाँ सांसद और विधायक यही आवाज पहुंचाने वाले हैं, लेकिन हरिनारायण जी जो है कभी आए नहीं, जब से जीते तब से आए नहीं क्षेत्र में। और मुख्तार अंसारी हैं, वो जेल में रहते हैं। पहुंचाएगा तो आवाज कौन पहुंचाएगा वहां पर? जोगी सरकार से पूरी उम्मीद है, पूरी जनता उम्मीद की है कि अगर उनके पास ये बात पहुंच जाएगी तो ये समस्या हल हो जाएगी। पहुंचाएगा कौन? एक लोकल हम लोगों के नेता है राकेश सिंह। ये भाग दौड़ करके चंदा वंदा वसूलवा करके इस बार तो 5 किलोमीटर खुदाई कराए हैं, 4 किलोमीटर अभी बाकी है। जल निकासी नहीं हुआ, हमारी धान डूब गई और गेहूं हमारा बोने का समय आ गया, तो हम लोग 2 नवंबर को तहसील पर घेराव किए थे, तहसीलदार का, एसडीएम का, और एसडीएम ने फोर्स भी भेजा, एसओ भी आए, एक आध बंधे होते थे उसको हटवाए, तभी पानी नहीं निकल पाए, इसलिए कि इतने नाले में पतलो था, खरपतवार था, 6 वर्ष खुदाई नहीं हुई थी। समस्या है ड्रेन को लेकर के, और क्या है ड्रेन की समस्या? ड्रेन में खरपतवार ज्यादा हो गया। आज 5-6 साल से इसकी खुदाई नहीं हो रही। इतने पेड़ पौधे हो गए, इसमें झंखाड़ इतने हो गए कि अब हम लोगों को खुदवाना पड़ा चंदा लगाकर। कितना पैसा आप लोगों ने इकट्ठा किया था चंदा? लाखों रुपये इकट्ठे किए। तो अभी तक कितना काम हुआ है? अभी तक 5 किलोमीटर काम हुआ। आगे और अभी कितना बचा है? अभी 4 किलोमीटर और है। इसको भी खुदवाएंगे, अगर बारिश बंद हो जाएगी तो इसको भी खुदवाना है हम लोग। सुनवाई नहीं हुई तभी तो हम लोग ये काम अपने लोग सब लोग इकट्ठा होकर के एक जगह इकट्ठा होकर के बात किए हम लोग। इसके बाद चंदा हम लोग सुबह निकलते 6 बजे तो 4 बजे शाम को आते बगैर भोजन। तो मऊ का प्रशासन ये सुन ले, ये देख ले, रतनपुर ब्लॉक के वो तमाम अधिकारी कर्मचारी सुन ले और देख ले जो लगातार किसानों की कारत भरी नजर से देखते हैं और उनकी योजनाओं पर हमेशा नजरें जमाए रखते हैं कि कैसे हो सके किसानों के लिए आए हुए फंड को वो हड़प पाए, अपनी जेबों में डाल पाए, लेकिन किसान किसी भी सहायता के लिए उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। यदि एकजुट हो जाएं तो वो कुछ भी कर सकते हैं और ये तस्वीर उसी तस्वीर को इनायत कर रही थी कैसे किसानों ने सब कुछ किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और खबरों की, छोटी बड़ी खबरों की, जो कि किसानों से जुड़ी हुई है, फटाफट अंदाज में। यूपी के हमीरपुर जिले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ट्रैक्टर चोर गैंग के 3 सदस्यों के साथ चोरी के 2 ट्रैक्टर बरामद किए हैं। इस ट्रैक्टर चोर गैंग के सदस्य बुंदेलखंड के कई जिलों में मासूम किसानों के ट्रैक्टरों को चोरी कर दूसरे क्षेत्रों में बेच दिया करते थे। हमीरपुर कोतवाली में 14 दिसंबर 2016 में हरिकेश वर्मा ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका ट्रैक्टर चोरी हो गया है। इस पर एक पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें कल रात स्थानीय सिटी फॉरेस्ट के पास दबिश देकर चोर अब्बास निवासी बैटला को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ कुछ और साथी भी गिरफ्तार किए गए। हमीरपुर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से 2 ट्रैक्टर भी बरामद किए गए हैं और फिर उस ट्रैक्टर को नंबर बदलकर ग्राहकों के इंतजार में उसे बेचने की तैयारी की जा रही थी। गैंग बस्ट किया है, जिनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ट्रैक्टर फाइनेंस कराते थे और उसको बेच देते थे, फिर उसका झूठा मुकदमा चोरी का लिखवा देते थे, जिससे उनको डबल फायदा होता था। कोतवाली में दिसंबर मुकदमा ऐसे ही मुकदमा लिखवाया गया था, जिसके बारे में हम लोग को सूचना मिली कि इसको बेचकर झूठा मुकदमा लिखवाया गया है। तो उसी के तहत हम लोगों ने काम किया और इस गैंग को पकड़ा। इसमें चार लोग नाम शामिल हैं, इसमें 3 पकड़े गए। कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की मांग को लेकर सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर किसानों का धरना 31वें दिन भी जारी है। आज किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसान ने अल्टीमेटम दिया। इकतीस दिन भी जारी रहा। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। बीती 7 जुलाई को एक किसान ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद किसानों ने सरकार से मांग की थी कि सरकार मृत किसान के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। किसान नेता विकल ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 21 जुलाई तक यदि मांगे पूरी नहीं होती तो 21 जुलाई को लघु सचिवालय के बाहर महापंचायत और शोक सभा का आयोजन किया जाएगा और इस दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस महापंचायत में प्रदेश भर के किसान नेता जुटेंगे और सरकार के खिलाफ कड़ा फैसला लेंगे। किसान धरने का 31वां दिन है। इन 31 दिनों के दौरान 25 किसान बीमार हुए, जिनमें से एक अभी भी पीजीआई रोहतक में सीरियसली एडमिट है। एक किसान ने शहादत दी।
और उसी किसान के सगे साले ने उसके संस्कार के अगले दिन स्प्रे पीकर कर्जे से तंग होकर आत्महत्या का प्रयास किया। 2 अभी चोपटा के अंदर उपचाराधीन है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन इस सरकार और जिला प्रशासन के ऊपर जूं तक नहीं रोंगी है। हमने संस्कार वाले दिन सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि 7 दिनों के अंदर अंदर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा और सरकारी नौकरी की घोषणा की जाए। अगर सरकार ये घोषणा नहीं करती है तो सभी किसानों ने फैसला लिया है कि 21 तारीख को एक महापंचायत और शोक सभा लघु सचिवालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें पूरे देश के बड़े बड़े किसान नेता आएंगे, साथ में हरियाणा के प्रत्येक जिलों से किसान आएंगे उस शोक सभा के अंदर। और इधर सिवान में मानसून ने दिए दस्तक तो किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिला। 3 रोज से लगातार बारिश की वजह से किसानों के चेहरे पर इस वक्त खुशी देखने को मिली और सभी झमाझम बारिश के बीच खेती करने में जुट गए हैं। और जय किसान में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। आओ बदले हम, लेकिन किसानों के बारे में सोचना कभी नहीं भूलिए। जब भी आप खाना खाएं तो किसानों के बारे में सोच लें, क्योंकि ये सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि आपसे जुड़ा मसला भी है। नमस्कार।